हेलो एवरीवन। आज के इस लेसन में हम इतिहास की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां हम क्लास 10th के इतिहास को कवर करेंगे। आप जानते हैं इतिहास की दो पुस्तकें हैं, एक 9th क्लास में पढ़ना है और एक आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में भाग 2 पूछा जाएगा जहां से आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। इसी अच्छे मार्क्स को लाने के लिए हमने नया सीरीज स्टार्ट किया है इतिहास की दुनिया, जहाँ पे हम कई टुकड़ों में एक चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि ये इकाई 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसको हम कवर करेंगे। इसके 4 वीडियो आएंगे जहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट को और कुछ सपोर्टिव एक्स्ट्रा कंटेंट भी देगा, जहां आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा और आपके इतिहास के कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए द नॉलेज गेनर से हम शुरू करते हैं इतिहास की सीरीज। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। हमें पढ़ना है राष्ट्रवाद क्या है, इसका उदय कैसे हुआ, राष्ट्रवाद का प्रभाव कैसे पड़ा, और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानेंगे और राष्ट्रवाद का उदय में उनका क्या योगदान रहा और यूरोपीय शक्ति कैसे अलग हुई, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आप ये बताइए कि राष्ट्रवाद क्या है। बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 में इंडिया में आती है तो एक राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट लेके आती है, बोलती है कि देश में राष्ट्रवाद फैलाना है हमारा मुख्य उद्देश्य। तो ये राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या कोई नया कॉन्सेप्ट है या फिर ये कुछ ऐसा है जैसे हम देशभक्ति की बात करते हैं या कुछ ऐसा, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, राष्ट्रवाद एक भावना है, एक इमोशनल अटैचमेंट है, ये अंदर की फीलिंग है जो कि आप किताबों में लिख कर किसी को प्रेरित नहीं कर सकते, ये अंदर खुद से आती है। जब ये राष्ट्र भावना खुद से तब आएगी जब किसी के अंदर राजनीतिक चेतना जागेगी। राजनीतिक चेतना जगाने के लिए क्या आवश्यक है कि वो व्यक्ति सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से और सामाजिक रूप से, इन तीनों रूप से कोई यदि व्यक्ति, एक समुदाय या फिर एक देश आपस में एकता की भावना से जुड़ जाए, किस भावना से जुड़ जाए, वो एकता की भावना से जुड़ जाए, तो वहां पे राष्ट्रवाद आता है। मतलब क्या, देखिए उनकी जो सांस्कृतिक व्यवहार है, उनका जो कल्चर है, वो कल्चर यदि सभी व्यक्ति अडॉप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, उसको मानने लगे, उसको प्राथमिकता देने लगे, वैसे ही भौगोलिक रूप से जुड़े हुए व्यक्ति किसी एरिया, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जो कि पहाड़ी है, पहाड़ी एरिया की वजह से वहाँ के सभी लोग वहाँ के कल्चर को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम इस एरिया में रह रहे हैं तो हमारा ये कल्चर है, हमारी सामाजिक वेशभूषा, हमारा सामाजिक पहरावा ऐसा है और ये ऐसा ही रहना चाहिए। हमें इसमें किसी भी प्रकार की बाहरी संक्रमण हमें नहीं चाहिए। यदि एकता की भावना सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से किसी भी समुदाय के अंदर आती है, उस एकता की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। क्योंकि ये ऐसा विषय है जो आपको सिर्फ 10th में नहीं पढ़ना, आप यदि बीपीएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जाएंगे तो वहाँ पे राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है और विस्तृत रूप से पूछा जाता है। इसलिए यहीं पे थोड़ी जानकारी आप ले लेंगे तो आगे आपको आसानी होगी। यदि कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र को गौरव से, सम्मान से, डेडिकेशन या आराधना से देखता है, उसके अंदर श्रद्धा होती है अपने राष्ट्र के प्रति, तो वो जो फीलिंग आती है, वो जो भावना है, उसी भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ये जो भावना दिखाई दे रही है आपको, इसी भावना को राष्ट्रवाद कहेंगे। जब वो अपने अपने राष्ट्र को गौरवमान करे, सम्मान दे और उसके अंदर आराधना हो, समर्पण हो, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद के कंसेप्ट में एक और कंसेप्ट आता है, एक भावना आती है कि मेरा राज्य जो है वो संप्रभु हो। मतलब क्या है संप्रभु का मतलब सॉवरेनिटी हो, किसी बाहरी शासन का कोई हस्तक्षेप ना हो, हमारे जो यहाँ पे गवर्नमेंट है उसको कोई बाहरी गवर्नमेंट प्रेशर में ना लाए। जैसे आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान में चाइना का प्रेशर रहता है। किस प्रकार का प्रेशर है? फाइनेंशियल प्रेशर है, चाइना पे वो डिपेंड हो चुका है। तो यहाँ पे हस्तक्षेप कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है पाकिस्तान के संप्रभुता पर। इसे किसी अन्य देश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। एक राष्ट्र के भीतर, एक राष्ट्र के भीतर एक सामान्य संस्कृति, भाषा, नैतिकता, धर्म, विश्वास साझा करते हैं। ये लाइन आपको ये बता रही है कि राष्ट्रवाद की भावना जहां आती है, वो व्यक्ति वहां पे एक दूसरे से सांस्कृतिक रूप से, भाषा के रूप में, नैतिकता के रूप में, धर्म के आधार पर और विश्वास के आधार पर जुड़े रहते हैं और एक रहते हैं। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, जैसे कि आप जानते हैं। मैं राष्ट्रवादी हो सकता हूँ, नहीं भी हो सकता,
क्योंकि ये एक विचारधारा है। मेरी विचारधारा आपकी विचारधारा से अलग हो सकती है। या फिर विश्वासों का एक समूह है जहाँ पे लोग विश्वास करते हैं, जिसका पालन देश के लोग किसी और चीज के ऊपर राष्ट्र को सर्वप्रिय रखते हैं। मतलब कोई भी चीजों से ऊपर हम राष्ट्र को रखेंगे, राष्ट्र के प्रति समर्पण रखेंगे, राष्ट्र की चिंता करेंगे, राष्ट्र के विकास में अपना पूरा योगदान देंगे, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की 3 चीजें जैसे सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामाजिक रूप से एकता, राष्ट्रीय चेतना जगाती है। राष्ट्रीय चेतना तभी जगेंगी जब हम भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, संस्कृति के आधार पे और नैतिकता के आधार पर एक हों और हम अपने राज्य को, साम्राज्य को संप्रभु बनाए, हमारे अंदर गौरव हो, अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान हो और आराधना हो। ये कॉन्सेप्ट था राष्ट्रवाद का। अब बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं कि पुनः जागरण का अर्थ क्या है। देखिए, जब पुनः जागरण हुआ कि 14वीं शताब्दी में और 16वीं शताब्दी के बीच में यूरोप आप जानते हैं, अभी यूरोप को मैं दिखाऊंगा भी। यूरोप में जो सांस्कृतिक प्रगति हुई उसी को पुनः जागरण कहते हैं। देखिए, सांस्कृतिक प्रगति क्या होती है? सांस्कृतिक प्रगति होती है कि आपके भाषा में, आपके रहन सहन में, गरीब है तो अमीर, उसके रहन वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, इस तरीके से उनके सांस्कृतिक प्रगति हुई। कहाँ से कहाँ तक? 14वीं शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी के बीच में वहाँ पे सांस्कृतिक प्रगति हुई। इसी सांस्कृतिक प्रगति को पुनः जागरण कहा जाता है। पुनः जागरण मनुष्य की बौद्धिकता, सोचने समझ की शक्ति और कलात्मक ऊर्जाओं को ऐसी अभिव्यक्ति दी जिसके द्वारा यूरोप ने मध्यकाल से निकलकर आधुनिक काल में प्रवेश किया। उन्होंने अपने बौद्धिक क्षमता को बढ़ाया, अपनी पुराने ज्ञान को हटाकर नए ज्ञान का उद्धार किया, अपने साहित्य में, अपने कला में, अपने युद्ध कला में काफ़ी उन्होंने महानता हासिल की। विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रयोग किए, नए नए अनुसंधान किए और उसका प्रयोग करके नए तरीके के खोज निकाले। उन्होंने परलोकवाद और धर्मवाद के स्थान पर मानववाद को प्रतिष्ठित किया। तो ये पुनः जागरण का मतलब था। यदि पुनः जागरण मतलब कि ये ऐसा कुछ हुआ यूरोप में, और फ्रांसीसी क्रांति अब आता है, क्योंकि पुनः जागरण नहीं होता, लोग डेवलप नहीं होते, वहाँ पे सामंतवाद खत्म नहीं होता, तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं होती। इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट अलग से जोड़ा है ताकि आप समझ पाएं। फ्रांसीसी क्रांति क्या है कि 1789 से 1799 10 साल का एक ओरिजिन है। इस ओरिजिन में फ्रांसीसी क्रांति होती है। फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं आमूल परिवर्तन की अवधि थी, जो 1789 से लेकर 1799 तक चली। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांति को आगे बढ़ाया। क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी से हटा दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने आक्रमण किया। वहाँ का राजा अकुशल था, घमंडी था, आलसी था और वही बोलता था कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही साम्राज्य हूँ, मेरे द्वारा बोले गए हर एक चीज नियम और कानून में बदल जाना चाहिए। ऐसा शासक था। इसके वजह से राजा को गद्दी से हटाया गया, लड़ाई लड़ी गई और जो वहाँ पे राजतंत्र था, देखिए राजतंत्र वह तंत्र होता है जहाँ पे राजा का शासक होता है। जब वो गणतंत्र बनता है, यानी कि जनता का शासन स्थापित हुआ, यानी कि जनता का शासन हुआ, वहाँ जो नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ पे शासक बना तो उन्होंने राजतंत्र को गणतंत्र में बदल दिया। वहाँ पे खूनी संघर्षों का दौर स्टार्ट हुआ और अंत में नेपोलियन की शासन स्थापित हुई। एक बार फ्रांस में जब सत्ता परिवर्तन हो गया, उसके बाद पश्चिमी यूरोप में ये प्रसारित होने लगा कि हाँ, हम बल के दम पर ये राजतंत्र को खत्म कर सकते हैं और वहाँ पे गणतंत्र स्थापित कर सकते हैं। ये भावना लोगों के मन में जागी और इसी भावना को लेकर आगे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये जानेंगे कि राष्ट्रवाद कैसे अस्तित्व में आया, लेकिन पुनः जागरण और फ्रांसीसी क्रांति ने कैसे राष्ट्रवाद को उपज करने में मदद की। तो देखिए, ये नेपोलियन बोनापार्ट है। आप यदि ध्यान से देखें, आपके बुक में भी इनका चित्रण किया हुआ है। नेपोलियन बोनापार्ट यही थे जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके टेक्स्ट बुक में इस पे प्रश्न भी पूछा गया है। क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश, देखिए जो इलाइट इन्वायरमेंट होता है, इलिट ग्रुप्स होते हैं, इलिट्स ग्रुप होते हैं कि एक समाज के कई लेयर्स होते हैं। जैसे कि गरीब होते हैं, गरीब से ऊपर मध्यवर्गीय होते हैं, मध्यवर्गीय के ऊपर
ये एलिट इन्वायरमेंट आता है, मतलब बड़े लोग होते हैं। वहाँ के जो इन्वायरमेंट यूरोपीय देशों में चल रहा था कि जो सामंतवाद थे, जो बड़े बड़े लोग थे, वो नीचे वाले लोगों का ख्याल नहीं रखते थे, उनके बारे में सोचते भी नहीं थे। तो उनके बारे में उसी समुदाय से उन्होंने ऐसी राजनीति क्रांति ने ऐसा मुंह क्रांति जो फ्रांस की क्रांति हुई, उन्होंने ऐसे परिवेश से बाहर निकलकर अखबार का प्रयोग किया, सड़कों पे उतरे और सौ साधारण की वस्तु बनाकर इस अभिजातीय वर्ग के परिवेश को खत्म किया। बोला कि इलाइट इन्वायरमेंट कहीं नहीं रहेगा, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, समाज का बराबर तरीके से इज्जत मिलनी चाहिए। तो इन्होंने इस क्रांति में पाया। तो यूरोप के कई राज्यों में, यहाँ से देखें तो आपको मिलेगा कि यूरोप के कई राज्यों में नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर दिया। इस लाइन को समझें, जब नेपोलियन राजा बना तो जर्मनी की जो शासन व्यवस्था थी और इटली की जो शासन व्यवस्था थी, दोनों अलग अलग थी। वो एक अलग अलग परिधि में बटे हुए थे, मतलब सीमाओं में बटे हुए थे। उन्होंने उनको एक कर दिया, उन्होंने उनको परिधि से बाहर कर वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे जब आज हम देख रहे हैं, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब आप देखेंगे कि जर्मनी कहाँ है। यदि मैं यूरोप का अभी तत्कालीन नक्शा दिखाऊं तो आप तो समझ ही लेंगे, लेकिन उस समय का नक्शा और अभी के नक्शा में थोड़ा सा अंतर है। ये देखिए, ये जो एरिया है वो आपका फ्रांस का है, यहीं पे फ्रांस का, ये फ्रांस की क्रांति हुई। ये ऑस्ट्रिया का है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये सब इटली है। तो हमने ये जाना कि इटली और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग नेपोलियन ने प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण जो फ्रांसिस की प्रभुता थी, फ्रांस में जैसे लुइस 16वां का शासन था, वहाँ से इन्होंने आधिपत्य के विरुद्ध, यानी उनके जो अधिकार थे, जो उन्होंने अधिकार से शासन जमा के बैठे हुए थे, उनके विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई। में पूरे यूरोप में देशभक्तिपूर्ण वातावरण तैयार किया। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से ही सब कुछ हुआ और राष्ट्रवाद का यहाँ से उदय आरंभ होना स्टार्ट हो गया। नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने किया क्या कि देखिए, जो व्यवस्थाएं चल रही थी उस व्यवस्थाओं को उन्होंने सुधारा, समृद्धि को बहाल किया, इन्होंने कीमतों पर इन्होंने नियंत्रण स्थापित किया। उनकी नीतियों से उन्हें सभी सामाजिक वर्गों के बीच समर्थन प्राप्त हुआ, जो भी ये नीतियां लाते थे। पब्लिक स्कूल की स्थापना की और भूमि पर किसानों के अधिकार को उन्होंने प्राप्त किया था, जिसके आधार पर सभी के लिए नौकरियां खोली गई। और इसी सुधार को देखकर लोगों के मन में आया कि यार, जहां हम पहले से रहते थे, जिस राजतंत्र में हम थे, वो तो हमारे लिए कुछ नहीं करता था, हमारे अधिकारों को उन्होंने बाधित कर दिया था, हमें नौकरियां नहीं मिलती थी, कीमतें बढ़ रही थी। लेकिन ये शासक ऐसा आया जिन्होंने हमें ये सारी सुविधाएं दे रही हैं। मतलब क्या है कि राजतंत्र में वो चीज़ नहीं मिल सकता, वो चीज़ गणतंत्र में ही मिल सकता है, और गणतंत्र में तभी मिलेगा जब हमारा साम्राज्य गणतंत्र हो। इसलिए एक राष्ट्रीय भावना जागृत हुई और इसी राष्ट्र भावना की बदौलत राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लेकिन नेपोलियन की जैसे मृत्यु होती है, यूरोप की दशा में काफ़ी बदलाव आ जाता है। यूरोप की विजयी शक्तियाँ, जो यूरोप में अभी भी शक्तिशाली शक्तियाँ थी, जैसे ऑस्ट्रिया थी, उसकी राजधानी थी वियना में 1815 में सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिससे नेपोलियन ने युद्धों और विजयों से अस्त व्यस्त कर दिया था, और पुनः वही व्यवस्था लाना, पहले वाली व्यवस्था लाना जहां से नेपोलियन आया था। तो 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। ये नाम अपने दिमाग में याद रखिए, मेटरनिख। ये बार बार पूछा जाता है, MCQ में पूछा जाता है कि मेटरनिख कहाँ का शासक था। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी? वियना थी। 1815 में ये लोग इकट्ठे होते हैं। मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय देश मिलती हैं और ये व्यवस्था, जो पुरानी व्यवस्था थी, उसको कायम करने का प्रयास करती हैं। गणतंत्र और प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के बाद ही प्रजातंत्र आया था और गणतंत्र आया था। प्रजातंत्र और गणतंत्र की व्यवस्था को हटाकर पुरानी व्यवस्था को पुनः स्थापना करना मेटरनिख का एक उद्देश्य था। इसके बाद क्या होता है? 3 नंबर में देखिए लाइन वाइज याद कीजिएगा, लाइन वाइज समझिएगा तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन का
युग जो आरंभ हुआ था वो युग का अब अंत आने लगा, वो युग अब अंत आने लगा। जो मेटरनिक था उसने इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया और उसके टुकड़े करके अलग अलग राजवंशों को दे दिए। बुर्बो वंश का सम्राट फर्डिनैंड था, उसको वहाँ सिसिली और नेपलस, ये आइलैंड जैसा दिखता है, वो एरिया इनको दे दिया। अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। उसके बाद रोम और उसके आसपास के जो राज्य थे वो पोप को सौंप दिए। देखिए बांट रहा है, बंदर बांट कर रहा है। लोबार्डी और वेस्निया पर ऑस्ट्रिया ने अपनी प्रभुता स्थापित कर ली। परमा, मोडेना और टर्कनी के प्रांत जो है हैप्सबर्ग राजवंश को दे दिए। और बाकी जो एरिया था जैसे कि सर्डिनिया हो गया, पिंडमाउंट हो गया, इन पे अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार था। तो यहाँ देख पाएंगे कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये इटली का एरिया है। यहाँ से देखें तो किंगडम ऑफ सिसिली है। ये एरिया किसको दिया गया? बोर्बो वंश को दिया गया। बोर्बो वंश नाम भी अजीब ही है इसका, याद रखिएगा। बाकी यहीं पे कई आइलैंड से, देखिए ये एक आइलैंड है, ये भी बोर्बो वंश को दिया गया। इसके बाद की एरिया जो है ये सब एरिया उन्होंने अब दूसरे शासक पोप को दिया था। रोम और उसके आसपास का एरिया पोप को दिया गया। लोम्बार्डी और बेस्निया पर ऑस्ट्रिया का अपना शासन रहा। परमा, मोडेना और टर्कनी को उसने हैप्सबर्ग को दे दिया। तो इस तरीके से आप इसको 2-3 बार यदि पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में जरूर आ जाएगा। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था, जो पहले की व्यवस्था थी, वो स्थापित किया गया। और वहां पे लुइस 18वां जो था वो समाजवादी आदमी था। वो समाज से उसका मतलब था, वो प्रतिक्रियावादी था, सुधारवादी नीतियां लाता था। जब उसने ये नीतियां देखी तो बोला कि हाँ, कि बदली हुई परिस्थितियों को समझ सकता हूं, लेकिन फ्रांस की जनता को वो पुरातन पंथी व्यवस्था जो आप ला रहे हैं ये नहीं लाने दूंगा। और जून 1814 में उन्होंने संवैधानिक घोषणा पत्र जारी कर दी और वो संवैधानिक घोषणा पत्र 1848 तक फ्रांस में चलते रहे। तो इस तरह राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद के उदय के बाद हमने देखा कि कैसी शक्तियां पहले इकट्ठी हुई, फिर बिखरी, फिर यहाँ से बिखरने लगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 1830 की जो क्रांति हुई और उसके जो प्रभाव हुए वो पढ़ेंगे। लेकिन जो संभावित प्रश्न इस वीडियो से बनते हैं, इस चैप्टर से बनते हैं, वो है कि राष्ट्रवाद क्या है। आपको ये जरूर जानना चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद और देशभक्ति में क्या अंतर है। देखिए इसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, यदि क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया। लेकिन आपकी यदि स्पेशल डिमांड आएगी कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति में क्या अंतर है तो मैं इसको जरूर पढ़ाने की कोशिश करूंगा। फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन का क्या योगदान है ये जानिए, इसको पढ़िए, लिखने के प्रयास कीजिए, समझिए। मेटरनिक के बारे में बताएं। 1815 में जो वियना में सम्मेलन हुआ वहां पे जो विजयी शक्तियां थी उन्होंने क्या फैसला किया। हैप्सबर्ग को कौन कौन से जगह दिए गए, बुर्बो वंश को कौन कौन से जगह दिए गए। तो ये चीज आपको याद रखना है, इसको पढ़िए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और द नॉलेज गेनर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। काफ़ी अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। ये तो इतिहास की शुरुआत है, इंग्लिश के कंटेंट तो आप जानते ही हैं आरंभ हो चुके हैं और साथ ही साथ हम अलग विषयों पे भी मेहनत कर रहे हैं, उसके भी वीडियो जल्द ही आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्रिप्शन चाहिए, चैनल को ग्रोथ चाहिए ताकि हर एक स्टूडेंट तक इस चैनल की रीच पहुँचे। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।